हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। तो इसमें जो हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म वो है हमारा ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई को यूज़ करके उसका जो डीएनए होता है उसको रेप्लिकेट करके हम लोग देखेंगे कैसे प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अगर हम लोग देखें तो ये जो ई कोलाई वो कैसा होता है, ये हो गया ई कोलाई का सेल। ठीक है, ये हो जाता है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए इसी को क्या बोलते हैं, मेन क्रोमोसोम। इसके साथ साथ होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। बट हम लोग पढ़ेंगे मेन क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो ये कैसा होता है, इसका अगर पॉइंट्स देखें तो ये तो होता है डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ सिंगल डीएनए होता है, तो ये क्या है, सिंगल डीएनए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अगर इसका लेंथ देखें तो जो इसका टोटल लेंथ होता है वो कुछ होता है 4.5 से लेकर के 5.5 मेगा बेस पेयर, इतना लंबा ये क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें। रेप्लिकेशन कैसे होता है उससे पहले हम लोग जानते हैं कि रेप्लिकेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला जो है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, ऐसा हो गया डबल स्ट्रैंडेड। तो जो रेप्लिकेशन होगा वो इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। अगर स्टार्ट यहाँ से हो रहा, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट में भी जाए, राइट में भी जाएगा, लेफ्ट में भी जाएगा, दोनों तरफ जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, नॉन रैंडम। नॉन रैंडम का मतलब क्या है, ये कहीं से भी स्टार्ट होना हो जाए, मतलब जो रेप्लिकेशन होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका स्पेसिफिक साइट होता है, स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI बोलते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही स्टार्टिंग होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल हो गया, तो प्रॉपर्टी यहाँ पर है। अब देखिए, चूँकि हम लोग जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर जो डीएनए का रेप्लिकेशन देख रहे हैं वो ई कोलाई में देख रहे हैं, तो ई कोलाई में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसी के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में, ORIC, क्योंकि हम लोग अभी ई कोलाई में देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब क्या आ गया, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये क्या है, सेकेंड स्ट्रैंड। ये दोनों दो स्ट्रैंड है। ठीक है, वन स्ट्रैंड सेकेंड स्ट्रैंड। तो जो रेप्लिकेशन होगा वो जब इस स्ट्रैंड में चल रहा होगा साथ साथ में इस स्ट्रैंड में भी चलेगा, मतलब कि बोथ स्ट्रैंड्स एक साथ ही रेप्लिकेशन होगा दोनों में। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये स्ट्रैंड से रेप्लिकेट कर गया फिर ये स्ट्रैंड, वैसा नहीं होता, दोनों साथ साथ में ही चलता। उसके बाद क्या है, फोर्थ सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पे सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया कि जो रेप्लिकेशन होगा वो रुक रुक करके होगा। जैसे सेमी मतलब क्या हो गया, हाफ,
मतलब आधा अधूरा करके होगा, रुक रुक करके होगा। जैसे कि ये एक स्टैंड है, एक स्टैंड ये, तो जो रेप्लिकेशन होगा, जैसे मान लिए कि यहाँ ओरिजिन ऑफ साइट है, तो इस साइड मान लिए डायरेक्ट है, कोई रुकावट नहीं, बट इधर क्या होगा, रुक रुक करके रेप्लिकेशन होगा। वहीं पे अगर इधर है तो इस साइड विदाउट रुके होगा, इस साइड रुक रुक करके होगा। तो वो कैसे होगा, वो हम लोग आगे जब रेप्लिकेशन देखेंगे तब। और जब हम लोग प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन देखेंगे, जब प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन अगर हम लोग समझ लेंगे तो ऐसा ही ज़्यादा दिक्कत होता है यूकैरियोट्स में भी। यूकैरियोट भी हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है और क्या होता है। उससे पहले यहाँ पे एक और कंसेप्ट देख लेते हैं कि ये जो स्टैंड में ये जो लगातार बन रहा बिना रुके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्टैंड। कंटिन्यूअस स्टैंड बोल देंगे। क्योंकि ये रुक नहीं रहा तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, एक और नाम देते हैं लीडिंग स्टैंड, ठीक है। क्योंकि ये रुक करके नहीं हो रहा और यहाँ पे रुक रुक करके हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। और इसी को क्या बोल देंगे, एक और नाम, लैगिंग स्टैंड, ठीक है। या तो डिसकंटिन्यूअस या फिर लैगिंग स्टैंड बोलते हैं, जहाँ पे रुक रुक करके होता है। ये हम लोग समझेंगे जस्ट अभी, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो प्रोकैरियोट में या फिर जो ई कोलाई है उसमें डीएनए कैसा देखे हैं, सर्कुलर डबल स्टैंड है। उसमें अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं एक वर्ड, एक टर्म ORI। ये क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ से क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा। और बाई डायरेक्शनल मतलब इस साइड भी डीएनए सिंथेसिस होगा, इस साइड भी होगा, ठीक है। इसके बाद और हम लोग पढ़े क्या थे, ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई कोलाई को, ठीक ना। एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जो प्रोकैरियोट होता है उसमें जो ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इस वन होता है, सिंगल होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही होता है। इसके लिए हम लोग जो प्रोकैरियोट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो रेप्लिकॉनिक। मोनो मतलब क्या हो गया, वन, रेप्लिकॉन, रेप्लिकॉनिक आया वर्ड रेप्लिकॉन से। रेप्लिकॉन किसको बोलते हैं, ऐसा साइट जो रेप्लिकॉनिक होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, डीएनए। डीएनए होता है क्या होता है, जहाँ से हम लोग का जो रेप्लिकेशन होगा वो स्टार्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट या फिर बिगिन। जहाँ से डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जहाँ से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको रेप्लिकॉनिक बोलते हैं या फिर रेप्लिकॉन बोलते हैं, ठीक है। उसको रेप्लिकॉन बोलते हैं। और मोनो रेप्लिकॉनिक मतलब क्या है कि एक ही रेप्लिकॉन कंटेनिंग, ठीक है। तो इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, मोनो रेप्लिकॉनिक। और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक होता है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स को मोनो रेप्लिकॉनिक। वहीं पे यूकैरियोट्स को बोलते हैं पॉली रेप्लिकॉनिक, पॉली रेप्लिकॉनिक या फिर मल्टी रेप्लिकॉनिक। मल्टी रेप्लिकॉनिक क्यों, क्योंकि इसमें ORI बहुत सारा होता है, यूकैरियोट्स में एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं मोनो, ये पॉली या फिर मल्टी रेप्लिकॉनिक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग, अब स्टार्ट होगा हमारा जो प्रॉपर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने देखा ORIC, तो ये एक ORIC का सीक्वेंस है, ठीक है। ये क्या है, सीक्वेंस है ORIC का, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस, ठीक है। ये कुछ ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये कितना बेस पेयर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 245 बेस पेयर्स का होता है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो सीक्वेंस होता है ये कितना लंबा होता है, 245 बेस पेयर का,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम 5 अलग अलग चीज़ बनाए, यहाँ पे 5 अलग अलग पॉइंट आउट किया हुआ, दोनों का साइज में देख सकते हैं वेरिएशन है। तो अब ये क्या होता है, ये सारा सेम है, ये क्या है जो 5 है ये यूनिट सेम है, मतलब सेम रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है। ये सेम रिपीटेड सीक्वेंस है, ये भी क्या है सेम रिपीटेड सीक्वेंस, ठीक है। अब ये दोनों सेम तो है, बट देखिए ये अलग होगा ये अलग होगा, कैसे, इसमें जो होता है इसमें इसको बोलते हैं 9 मर मोटिफ रिपीट्स। 9 मर मतलब क्या, कि मर रिप्रेजेंट करता है एक न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। मर मतलब यूनिट, तो सिंगल यूनिट। 9 मर मतलब 9 यूनिट्स, मतलब इसमें 9 न्यूक्लियोटाइड्स होगा, उसका ये रिपीट है। अब ये कितना रिपीट है, 1 2 3 4 5 रिपीट्स है। तो ये क्या हो गया 9 मर मोटिव रिपीट्स। मोटिव मतलब काम, उसका काम क्या होगा उसके लिए बोला गया मोटिव। रिपीट मतलब बार बार यही सीक्वेंस रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ATGAC AG 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। इसके ऑपोजिट क्या होगा TAC TG TCAT। ये रिपीट्स किसका है, ये जो सिंगल है जो 1 नंबर लिखा वैसा ही रिपीट्स है। तो ऐसा ही क्या होगा 5 रिपीट्स होता है, ठीक है। इसके लिए इसको बोलते हैं 5 9 मर मोटिव रिपीट्स, मतलब 9 यूनिट का 5 रिपीट है। वहीं पे यहाँ देखिए यहाँ क्या है 13 मर, ये होता है 13 मर मोटिव रिपीट्स, मतलब यहाँ पे 13 यूनिट्स, ये क्या हो गया यूनिट, 13 यूनिट का रिपीट होगा। और इसका एक खासियत क्या है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये यहाँ पे जो 80 सीक्वेंस है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है अभी हम लोग देखेंगे। और ये जो 13 मोटिव रिपीट्स है ये कितना है 1 2 3। तो हमारे पास जो ORI सीक्वेंस में 2 रिपीट्स होता है जो बार बार आता है। पहला है 9 यूनिट्स का 5 रिपीट, 13 यूनिट का 3 रिपीट। अब इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे आगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं DNA रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो जो सबसे पहला हमारे पास जो एंजाइम आता है जो काम करता है या फिर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है या फिर जो एंजाइम आता है वो होता है इनिशिएटर एंजाइम। इनिशिएटर एंजाइम क्या करता है कि जो ORI है उसको खोलता है, वो देखेंगे हम लोग। और इसी इनिशिएटर एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं DNA बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इनिशिएटर एंजाइम या फिर इनिशिएटर प्रोटीन, ठीक है। इसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एंजाइम या फिर प्रोटीन, ठीक है। अब आकर के ये क्या करता है उससे पहले जानते हैं इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक। जो DNA या फिर इनिशिएटर एंजाइम है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बिलोंग करता है बिलोंग्स टू ATPase फैमिली। अब ये ATPase फैमिली क्या है, ATPase ऐसा एंजाइम से भी प्रोटीन होता है जो हम क्या करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एंजाइम विच डज हाइड्रोलाइसिस। इस ATPase एंजाइम्स के पास क्या होता है प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोलाइसिस करने का। तो हाइड्रोलाइसिस करके क्या होता है देखिए, ATPase मतलब ATP का हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो ATP का हाइड्रोलाइसिस करके क्या होगा, क्या मिलेगा इसको, जैसे देखिए ये ATP है, इसको तोड़ दिया तो तोड़ेगा तो क्या बनेगा ADP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को जब तोड़ेगा तो बनेगा एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। तो क्या रिलीज होगा, एक जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो निकलेगा, इसके साथ साथ निकलता है कुछ एनर्जी। तो जब ये एनर्जी निकल रहा है तो इसी एनर्जी को यूज़ करके
यूज़ करता है और फिर क्या करता है, बाइंड कर जाता है। इस एनर्जी का यूज़ करने के लिए ये क्या करता है, एटीपी को तोड़ देता है। ठीक है, इस प्रोटीन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगा, एटीपी को जब तोड़ता है तो एटीपी बनता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है, उसके साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होता है और ये एनर्जी ह्यूज अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, तो उसको यूज़ करके फिर ये अपना फंक्शंस करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए ए है या फिर इनिशिएटर प्रोटीन है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले जब वो डीएनए ए है वो एनर्जी का यूज़ करके बाइंडिंग करेगा, जैसे कि अभी जस्ट हम लोग देखें कि बाइंडिंग कैसे करता है एनर्जी का यूज़ करके। तो वो बाइंड कहाँ पे करता है, वो बाइंड करता है इस जो 9 है 5 है यहाँ पे बाइंड करता है, बाइंड्स हेयर, यहाँ पे आकर के बाइंड करके प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन आकर के बाइंड करके कहाँ पे, देखिए याद रखिएगा, बाइंड करता है प्राइमर के पास, बट जो इंटरैक्ट करता है या फिर जो एक्शन करता है, इंटर एक्ट या फिर एक्शन, जो एक्शन कॉज करता है वो कहाँ पे करता है, 13 रीजन पे। अब कैसे करता है, जैसे ये पूरा हमारा पास जैसे डीएनए था, ये अभी सिर्फ एक सर्कल बनाते हैं, ये डीएनए था। अब यहाँ पे मान लीजिए प्रोटीन बाइंड कर चुका, तो अब ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 13 वाला रीजन है, 13 रीजन है, तो ये क्या करता है, एक राउंड ले लेता है। तो एक राउंड लेके क्या करेगा, जैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, ऐसे बाइंड करके, जैसे ये वाला पार्ट जो है मान लीजिए ये कुछ ऐसे बाइंड करके इसके नीचे आ गया। ठीक है, ये इसके नीचे आ गया, यहाँ पे तो क्या है, 13 यूनिट है, ये 13 वाला यूनिट है। ठीक है, तो ये जो करता है, ये क्या करता है, बाइंड ऐसे घूम करके यहाँ पे आ गया, ये क्या है, 9 वाला यूनिट है। ये 9 यूनिट इसके साथ जुड़ा हुआ क्या, ये प्रोटीन, ये डीएनए प्रोटीन है, डीएनए ए प्रोटीन। अब ये बाइंड किया हुआ है किसके साथ, 9 यूनिट के साथ बाइंड किया हुआ है, बट काम कहाँ पे कर रहा है, 13 यूनिट पे काम कर रहा है। अब वो काम क्या करता है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े कि 13 जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हाई इन 80 सीक्वेंस। जो 13 यूनिट होता है वो हाई इन 80 सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 80 80 80 80 ऐसे है। ठीक है, तो जो 80 सीक्वेंस होता है इसमें कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वहीं पे जो हमारा जो क्या है जीसी सीक्वेंस है वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अब बताइए कि जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ने में तो कम एनर्जी लगेगा, लेस एनर्जी, और इसको तोड़ने में हाई एनर्जी लगता है। इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। तो इससे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड आराम से टूट जाता है। तो अब अगर मान लीजिए टूट जाएगा कम एनर्जी, तो क्या करेगा, ये खुल जाएगा। जो पहले ये सीक्वेंस साथ में था अब क्या हो गया, ये खुल के अलग हो गया। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया। तो अब जो हमारा जो डबल स्ट्रक्चर या फिर जो सर्कुलर डीएनए था वो कैसा था, पहले कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, इस प्रकार से था। तो अब क्या हो गया, जब इस ORI पे खुल गया कुछ पर, तो अब ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये ओपन हो जाएगा। इसको हम लोग सर्कुलर बनाने का ट्राई करते हैं। ये क्या हो गया, इस तरह से खुल गया है, जो ये पहले साथ में था अब ये खुल चुका है। तो अब ये खुलने से क्या होगा, यहाँ से तो जो रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ जो डीएनए जुड़ा हुआ था इसके साथ भी तो डीएनए होगा, ऐसे कुछ जुड़ा हुआ था। बट जब ये खुल गया तो खुलने के बाद क्या होगा, ये अलग हो गया, तो इसके साथ डीएनए ऐसे कुछ सेपरेट हो गया, ऐसे चिपका हुआ रहेगा ना जी।
क्योंकि अभी इधर में बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बट इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो चुका, तो ये खुल चुका है। तो ऐसा कुछ हम लोग को स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन खुल चुका है। तो डीएनए ए क्या किया है, डीएनए ए लोकल मेल्टिंग किया, मतलब खोला है। किसको खोला है, ये जो 13 रीजन था जो साथ में था, इसको खोलने का काम किया है। तो जो फर्स्ट प्रोटीन था डीएनए ए, उसका काम क्या हो गया, लोकल मेल्टिंग करना, मतलब थोड़ा सा खोलना छोटा जगह में। क्योंकि ये 13 रीजन में खोलता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब दूसरा एंजाइम्स आकर के यहाँ पे काम करता है, ठीक है। जो सेकेंड एंजाइम जो काम करने आता है वो क्या है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या जो जानते हैं कि हेलिकेज हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक करता है। तो ये क्या है, दूसरा एंजाइम है जो आता है। पहला तो है डीएनए। अब ये हेलिकेज एंजाइम्स पहले ही क्यों नहीं आ गया, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हेलिकेज एंजाइम होता है इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होता है किसी को खोलने का, किसी को फर्स्ट ये काम नहीं करता। बट अगर इसको कुछ खुला हुआ मिला डीएनए, तो फिर ये आगे प्रोपेगेट या फिर बढ़ता है। ये स्टार्टिंग नहीं करता, बट अगर काम कुछ स्टार्ट हो गया तो उसको कंटिन्यू करने का काम करता है, ठीक है। तो ये किसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो तोड़ना इसी का काम है, ठीक है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ता है, उसके साथ साथ ये बिलोंग करता है, ये भी ATPase फैमिली। जो हम लोग डीएनए ए पढ़े हैं वो भी ATPase फैमिली पे था। मतलब जो हेलिकेज है ये भी क्या करेगा, ATP से ADP तोड़ेगा, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी को यूज़ करके ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उसको ब्रेक करता है, ठीक है। अब ये हेलिकेज एंजाइम अकेले नहीं आता, हेलिकेज को लाने के लिए, या फिर हेलिकेज एंजाइम दो यूनिट में आता है। पहला तो है हेलिकेज लोडर, जो ला करके उसको डीएनए पर लोड करता है, वो होता है डीएनए सी, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो मेन एंजाइम, मेन हेलिकेज, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए बी, ठीक है। हेलिकेज को लाने का किसका काम होता है, हेलिकेज लोडर का, ठीक है। हेलिकेज लोडर का किया, जो यहाँ पे ये थोड़ा सा खुला है, यहाँ पर भी हेलिकेज एंजाइम को ला करके रख दिया। हेलिकेज लोडर लाया, जो मेन हेलिकेज है उसको यहाँ पे लोड कर दिया। अब यहाँ से काम करेगा हेलिकेज, ठीक है। तो इसका काम क्या है, सेपरेट डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको सेपरेट करके क्या बनाता है, इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। डीएनए को सेपरेट करके सिंगल स्ट्रैंड बनता, कैसे सेपरेट करता है, बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाता है। कौन सा एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ये होता है हमारा हेक्सामेरिक रिंग, मतलब इसमें 6 यूनिट होगा, ठीक है, और एक रिंग टाइप में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये जो खोलता है वो किस तरफ से खोलता है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम तरफ खोलता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, चलिए। जो ये डीएनए था हमारा, ये खुला हुआ है थोड़ा सा। अब डीएनए का पोलैरिटी, जैसे दो उसका पोल होता है ना, एक होता है 5 प्राइम 3 प्राइम, और जो दूसरा इसका स्टैंड होगा, चूँकि ये एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल होगा तो कैसा होगा, 3 प्राइम इधर होगा 5 प्राइम इधर होगा। और हम लोग पढ़े क्या है कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये हेक्सामेरिक, मतलब इसमें 6 यूनिट होगा और एक रिंग का स्ट्रक्चर में होगा। और हम लोग क्या पढ़े कि जो सिंथेसिस जो खुलने का स्टार्ट होता है, जैसे ये तो खुल गया, ये 13 वाला यूनिट खुला हुआ, अब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, जो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम तरफ मूव करता,
जो इसका डायरेक्शन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम तरफ, तो इधर से इधर जाएगा। तो यहाँ पे एक आ गया हेलिकेज, यहाँ पे आया। दूसरा हेलिकेज किधर आ गया, यहाँ पे। ये पहले आके खोल नहीं सकता, बट अगर खुला हुआ इसको डीएनए मिलता है तो फिर आकर के ये बाइंड करके यहाँ से, अब यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम, तो अब खोलना किधर स्टार्ट करेगा, इधर से इधर। तो इधर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखिए 2 हेलिकेज एंजाइम आया, हेलिकेज लोडर जो डीएनए सी था वो आकर के यहाँ पे लोड कर दिया। ये क्या है, डीएनए बी, ये लोड हो गया। अब ये खोलना स्टार्ट करेगा इधर से इधर। जब ये मूवमेंट करके खोलेगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस टाइप से। पहले ये छोटा सा था खुला हुआ, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। जो 13 मर वाला यूनिट जो खुला हुआ था, मान लीजिए यहीं तक था 13 मर वाला यूनिट, बट यहाँ से यहाँ तक पहले यहाँ पे था डीएनए हेलिकेज, बट अब कहाँ पहुँच गया, इस जगह पे डीएनए हेलिकेज पहुँच चुका। अब खोलेगा वो किधर, इस तरफ खोलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हेलिकेज एंजाइम कैसे काम कर रहा। अगर इसको खुला हुआ मिला डीएनए तो ये खोल रहा है, अब आगे तरफ ये बढ़ते चला जाएगा, प्रोपागेट करते चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड होगा, इसके बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अब चूंकि यहाँ से ये खोल के अलग कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है तो ये अलग हो गया। बट अभी यहाँ पे अगर इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, इसका टेंडेंसी होगा कि ये वापस से आके जुड़ जाए। ठीक है, अभी तो चूंकि ये अलग अलग हो गया है, बट अगर इसको यहाँ पे नहीं रोका जाए, कुछ आके के रोके नहीं, तो इसका टेंडेंसी होता है कि वापस से आके के जुड़ जाए। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए जो थर्ड टाइप का एंजाइम आता है वो आता है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। जो थर्ड एंजाइम है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, एसएसबी प्रोटीन। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ से तो यहाँ तक खुला हुआ था, ये ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये खुला हुआ मिला। फिर यहाँ पे आकर के हमारा क्या बाइंड हुआ था, हेलिकेज एंजाइम, जो हेलिकेज बी डीएनए बी था, उसको लाने वाला कौन था, डीएनए सी। अब यहाँ पे आकर के बाइंड किया हुआ था, बट अब देखिए खोलते खोलते कहाँ तक पहुँच गया, इधर तक कुछ दूर काम करने चल गया। तो अब ये क्या हो गया, ये सिंगल स्टैंड, ये भी सिंगल स्टैंड, ये स्टैंड अलग अलग हो गया। ठीक है, जब ये अलग अलग हो गया तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स होगा कुछ, जो वापस से क्या करने का, जुड़ने का ट्राई कर। बट यहीं पे आता है सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, नाम से क्या पता चल रहा, ये सिंगल स्टैंड को उसी में रखता है, मतलब सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड होने नहीं देता, उसको बाइंड करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोटीन है, मान लीजिए बहुत सारा एसएसबी प्रोटीन है। ठीक है, इधर तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे इसको सिंगल स्टैंड दिखा तो एक आकर के यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, एक यहाँ पे जुड़ गया, तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही फर्स्ट वाला जुड़ता है उसके साथ साथ पीछे भी सब आकर के जुड़ने लगता है। जब ये जुड़ जाएगा, जब यहीं पे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ गया तो अब न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज तो नहीं है, तो डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड से डबल स्टैंड बनने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिंगल एसएसबी प्रोटीन का। सबसे पहला क्या है, सो कोऑपरेटिविटी, कोऑपरेट करता है, एक के साथ दूसरा कोऑपरेट करता है। जैसे फर्स्ट आकर के जुड़ गया तो फर्स्ट बस जैसे ही आया वैसे ही सब ऐसे उसके आगे पीछे, उसके पीछे 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 जुड़ने चालू कर देता है। ठीक है, इसके बाद ये इसका और एक क्या होता है कि ये ऐसा नहीं देखता है कि कोई स्पेसिफिक जगह है, जैसे ORI में देखे थे जो इनिशिएटर प्रोटीन आया था उसको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए था तभी वो आकर के वहाँ पे खोलता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये इंडिपेंडेंट बाइंडिंग करता, किसी के साथ भी बाइंड कर जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड के साथ आकर के बाइंडिंग कर जाता है। और ये बाइंड कैसे करता है, जैसे मान लीजिए पाई बाई बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या फिर सॉल्ट ब्रिज इंटरेक्शन, वैसे करके ये
SHB प्रोटीन बाइंड कर जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं एक केस है। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल कोई रस्सी है, ठीक है, ये रोप है, हम लोग दो दीवार के बीच में बांध करके रख दिए। ठीक है, इतना दीवार है, इसके बीच में रस्सी बांध करके, तो ये नॉर्मली क्या है, ये नॉर्मल ऐसे पड़ा हुआ, तो ये नॉर्मल इसका रोप को बांध करके। बट अगर मान लीजिए कि हम लोग इस दो पॉइंट को पकड़ के ऐसे खोलें, ऐसे फैलाएं इसको, तो कुछ ऐसे फैलेगा। तो जब ऐसे फैलेगा तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेंडिंग हुआ है, ये क्या करेगा, और टाइट हो जाता, ऐसे टाइट हो जाता है, हम लोग को रस्सी में दिखता है। जब ये रस्सी है तो वैसे ही DNA का होता है, DNA भी ऐसा ही है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे बंधा हुआ। ठीक है, तो जब इसको खोलते हैं हम लोग, जब इसको खोलेंगे, अनवाइंड करेंगे, तो ये क्या होगा, एकदम सुपर कॉइलिंग होगा। तो ये क्या हो जाता है, कॉइलिंग होना स्टार्ट कर देता है। तो जब कॉइल करेगा, तो अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो अगर हम लोग हाई प्रेशर दे देंगे, हाई प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, टूटने का डर रहता है। तो बस उसी प्रेशर को झेलने या फिर उसको टूटने से बचाने के लिए हम लोग को फोर्थ टाइप का एंजाइम आता है। फोर्थ टाइप का एंजाइम को क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज आता है बस इसी, ये जो सुपर कॉइलिंग हो रहा है इसको बचाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए आता है, ताकि DNA ब्रेक नहीं हो। ठीक है, सुपर कॉइलिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। सुपर कॉइलिंग यहाँ पे भी दो टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे ये निगेटिव है, मतलब यहाँ पे जो कॉइलिंग है वो हट रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लग रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव सुपर कॉइलिंग होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो ये टोपो आइसोमरेज है, इसका बस दो फंक्शन होता है, या तो ये रिमूव करता है सुपर कॉइलिंग, रिमूव सुपर कॉइलिंग, या फिर ये ऐड करता है सुपर कॉइलिंग, एडिशन सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो सुपर कॉइलिंग आई होप कि समझ में आ गया कि जब हम लोग खोल रहे हैं DNA को, तो उसके अगल बगल वाला जो राउंडेड पार्ट है, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। ठीक है, बहुत उसमें स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हटाने के लिए, जो स्ट्रेस होता है उसको हटाने के लिए टोपो आइसोमरेज आता है। ठीक, जो ये टोपो आइसोमरेज है, इसका क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कुछ फंक्शन। जब ये सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर रहा है, तो इसका क्या काम होगा, जो यहाँ से कट लगा के खोलेगा, तो इसके पास होता है एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी। पहला फंक्शन क्या है, एंडो न्यूक्लियस एक्टिविटी। इससे क्या करता है, ये कट लगाता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, DNA लाइगेज। जैसे ये यहाँ ये पूरा फुल था, यहाँ पे आया, कट लगा दिया। अब कट लगा के सुपर कॉइलिंग तो खोल दिया, उसके बाद क्या करेगा, ये कट रहने तो नहीं देगा। अगर मान लीजिए कट रहा तो फिर क्या होगा, जो DNA हेलिकेज आएगा वहीं पे रुक जाएगा। तो ये कट को जोड़ने का भी काम करता है। इसके पास लाइगेज, लाइगेज मतलब क्या होता है, ऐड करने का भी एक्टिविटी होता है इसके पास। टोपो आइसोमरेज के पास दोनों एक्टिविटी होता है। एंडो न्यूक्लियस मतलब DNA को बीच से काट रहा है, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर बीच से काट रहा, और लाइगेज ऐड करना। ठीक है, टोपो आइसोमरेज दो टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। जो टोपो आइसोमरेज होता है इसको हम लोग टोपो भी बोलते हैं। ठीक है, टोपो आइसोमरेज को टोपो भी बोलते हैं, और टोपो आइसोमरेज वन को क्या बोलेंगे, टोपो वन। टोपो आइसोमरेज टू को बोलते हैं टोपो टू। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। सबसे पहला है, तो ये जो टोपोमरेज आइसोमरेज वन होता है, ये सिर्फ एक स्टैंड में कट लगाता है, सिंगल स्टैंड निक। निक मतलब होता है कट लगाना, कट। ठीक है, जैसे कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, ये है, तो ये सिर्फ कट करेगा किसको, इस वाले पार्ट को, एक ही स्टैंड में कट लगाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको समझा देते हैं। जैसे ये वाला यहीं तक DNA, ठीक है, इसमें कितना ट्विस्टिंग है, ये ट्विस्ट कितना, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, 5 ट्विस्ट है, मतलब ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ। अब ये कट लगाया, जब एक में कट लगाता है तो ये क्या करता है, इस कट को खोला, तो अब ये कैसे खुलेगा, जैसे यहाँ पे तो कट लग गया ना ऐसे,
ऐसे कट लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अनवाइंड कर देता, तो अभी ये क्या कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जब ये कट को घुमा करके किया वापस से ज्वाइन कर दिया तो ये कैसा बनेगा। अब यहाँ पे कितना इसमें ट्विस्ट है, 1 2 3 4, सिर्फ 4 बचा, बट पहले कितना था, 1 2 3 5 था। बट जब ये ट्विस्ट कर गया, देखिए पहले थोड़ा कंजेस्टेड था, थोड़ा क्या था पहले, पूरा एकदम टेंशन था इसके बीच में, मतलब बहुत ज़्यादा पास था। और जब कट लगने के बाद जब ये इसको खोल दिया तो क्या हो गया, थोड़ा स्पेस हो गया, मतलब इसका जो टेंशन था वो दूर हो गया, ठीक है। तो इसमें सिंगल निक लगाता, सिंगल स्ट्रैंड निक, मतलब एक ही स्ट्रैंड को कट करता है। जब एक को करेगा तो जो चेंजिंग होता है वो चेंज क्या करता है, तो लिंकिंग नंबर चेंज होता है। लिंकिंग नंबर वो +1 इंटीजर से +1 या फिर -1 इंटीजर से चेंज होता है, एक इंटीजर से चेंज होता है। मतलब कि जैसे पहले 5 था तो अब 4 हो गया। लिंकिंग नंबर क्या होता है, लिंकिंग नंबर हमारा होता है ट्विस्ट प्लस रीथ। ट्विस्ट क्या होता है, जैसे ये एक डबल है तो अब इसको हम लोग घुमा दिए एक के ऊपर एक, जैसे ऐसे घुमा दिए तो इसको बोलते हैं ट्विस्ट करना। जैसे ये 2 स्ट्रैंड है, ठीक है, इस 2 स्ट्रैंड को ऐसे घुमा दिए एक के ऊपर एक तो इसको हम लोग ट्विस्ट बोलते हैं। जैसे एक स्ट्रैंड हो गया, ये एक ट्विस्ट हो गया, फिर ये दूसरा ट्विस्ट, ठीक है, तो इसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। रीथ क्या होता है, जब यही ऐसा इस सर्कुलर फॉर्म में, अब ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया, ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, जब ये सर्कुलर फॉर्म में है, अब जब ये सर्कुलर फॉर्म को घुमाएंगे तो अब ये किस फॉर्म में बनेगा, 8 शेप में बनेगा ना। जैसे ये सर्कुलर है, अब एक बार घुमाएंगे तो ये क्या हो गया 8, फिर दूसरा बार घुमाएंगे तो क्या होगा, और ये कंजेस्टेड होते जाएगा ऐसे करके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीथ, ठीक है। तो ये हम लोग आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे दूसरा, जब आगे पढ़ेंगे तो अभी यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही जान लीजिए। जो लिंकिंग नंबर में चेंजिंग होता है वो एक इंटीजर के साथ होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी होता है इसमें, नो एटीपी रिक्वायर्ड। इसमें एटीपी का ज़रूरत नहीं पड़ता इसको काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सुपर कॉइलिंग को लगा भी सकता है, इंट्रोड्यूस भी कर सकता है, इंट्रोड्यूस या फिर रिलीज़ भी कर सकता है, ठीक है। बट वहीं पे जो टोपोआइसोमरेज 2 है, जो हम लोग प्रोकैरियोट्स में पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज 2 का ही काम आता है, जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, डीएनए गाइडेज। तो अगर डीएनए गाइडेज बोलेगा तो उसका मतलब ये होता है टोपोआइसोमरेज 2, बट डीएनए गाइडेज कहाँ पे काम करता है, प्रोकैरियोट्स में। तो ये जो कट लगाता है, ये कट लगाता है डबल स्टैंडर्ड निक, मतलब दोनों स्टैंड में कट लगाएगा। तो अब ये क्या करे, जैसे ये स्टैंड, तो अब ये दोनों में कट लगाता है, इस दोनों में कट लगा दिया, तो कट लगाने के बाद क्या होगा, अब ये खुलेगा, दोनों खुल करके जुड़ेगा। तो अब ये क्या बन, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे 5, ठीक है, 5 है। तो अब ये जब खुल करके वापस से ज्वाइन होता है, जैसे ये तो कट लग गया हुआ है ना, वन टू थ्री फोर 5, ठीक है, ये 5 तक, अब ये कट लग गया। अब ये जब खुलेगा तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरीक़े से बना देता। इसमें अब पहले 5 से अब सिर्फ 3 बचा, 1 2 3, सिर्फ 3 इसमें ट्विस्टिंग बचा। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो लिंकिंग नंबर चेंज होता है, लिंकिंग नंबर चेंजेस बाय +2 इंटीजर, 2 इंटीजर से लिंकिंग नंबर चेंज होता है। और इसका काम क्या है, ये सिर्फ रिमूव करता है, रिमूव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है, ऐड करने का काम नहीं करता। बट वहीं पे जो टोपोआइसोमरेज 1 था वो ऐड भी कर सकता है, रिलीज़ भी कर सकता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग टोपोआइसोमरेज समझे होंगे।
जो इसके बाद वाला जो एंजाइम्स है और जो फंक्शन या फिर कैसे काम करता है वो इसका सेकेंड पार्ट में है। ठीक है।